बच्चों, आज अपन सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का अध्ययन करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है और 11th के 12th के सिलेबस में भी है कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। मैं इसका इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना रखा है मैंने इसका, और हिंदी मीडियम में भी इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो भी समस्या हो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो आप ध्यान से इसमें देख लें। इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। आपको इसके नोट्स चाहिए या पीडीएफ की आवश्यकता हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप हमें इस तरह से पीडीएफ भेजें। कई बच्चों के फ़ोन भी आते हैं कि सर ये हमें समस्या है, तो मैं उस समस्या का समाधान करता हूँ। आपका फ़ोन आते ही मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा और आपको आंसर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल सके कि ये सर ने ये वीडियो डाला है। आप वीडियो देखें अंत तक और आप मेरे साथ बने रहें। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का अपन अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन अपन यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं। एक का नाम होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक का नाम होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो तरह की है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये क्वेश्चन आता है सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो आपको दोनों समझाते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे ही अपने शरीर में क्या होता है, कोई प्रतिजन प्रवेश करता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रवेश करता है उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। वो प्रतिरक्षा उस प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट करती है और फिर उसके बाद ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। स्मृति के रूप में संचित हो जाती है, इसको कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे ही कोई प्रतिजन शरीर में आया, शरीर में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनी, उस प्रतिरक्षा ने उस प्रतिजन को क्या किया है, उस प्रतिरक्षा ने उस प्रतिजन के खिलाफ उसको नष्ट करने का काम किया है और फिर ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में क्या हो गई है, शरीर में संचित हो गई है। इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी इसमें जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसमें अपन टीकाकरण करते हैं। जब टीकाकरण किया जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश करवाए जाते हैं। हमारे शरीर में ये प्रतिजन क्या करते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। ये प्रतिजन जैसे ही आते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्या करती है, इनको नष्ट करती है और उसके बाद में स्मृति के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं। दोबारा वही क्या होता है, कभी भी जीवित प्रतिजन प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा उसको नष्ट करती है और इस तरह से ये सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई। ये प्रतिरक्षा काफी धीमे होती हैं। इस प्रतिरक्षा की विशेषता होती है ये काफी धीमी होती हैं। फिर उसके बाद में ये प्रभावी होने में समय लेती हैं, यानी ये प्रभावी होने में क्या करती हैं, समय लेती हैं। इसकी विशेषता होती है प्रभावी होने में इसमें समय लगता है। ये प्रतिरक्षा धीमी होती हैं, प्रभावी होने में समय लगता है और ये क्या होती हैं, लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा गया कि भाई हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगजनक आया, कोई जीवाणु आया, विषाणु आया या मान लो कोई रोगजनक आया और हमारे शरीर ने उसको क्या कर दिया है, हमारे शरीर में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनी है। उस प्रतिरक्षा ने उस रोगजनक को नष्ट कर दिया और नष्ट करते ही हमारे शरीर में क्या हो गया है, हमारे शरीर में एक तरह की प्रतिरक्षा बन गई है। उस प्रतिरक्षा का नाम क्या होगा, सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी आपको समझ में आ गया होगा कि अपन के शरीर में जैसे ही कोई प्रतिजन आता है तो उसके खिलाफ क्या बनती है, प्रतिरक्षा। वो प्रतिरक्षा उसको नष्ट करती है और फिर स्मृति के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। अब टीकाकरण है। टीकाकरण में क्या किया जाता है, शरीर के अंदर दुर्बल रोगजनक होता है उनको प्रवेश करवाए जाते हैं। ये प्रतिजन है, इनके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षा बनाता है और प्रतिरक्षा उसको नष्ट करके फिर स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। ये प्रतिरक्षा काफी धीमी होती है और प्रभावी होने में समय लेती है। ये लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं।
यानी एक बार ये प्रतिरक्षा बन जाती हैं, फिर उसके बाद में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर मतलब जब तक ये प्रतिरक्षा है आपको सुरक्षा देगी। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा थोड़ी इससे अलग है बच्चों। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, इस प्रतिरक्षा के अंदर प्रतिजन का प्रवेश करवाया जाता है, प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाया जाता है। अपन क्या करते हैं, शरीर में प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाते हैं। ये प्रतिरक्षा क्या करती हैं, शरीर में कोई हानिकारक प्रतिजन मौजूद होता है, उस प्रतिजन को ढूंढकर उसको नष्ट करती हैं। तो इसका काम करने का तरीका अलग है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया है तो सांप का जहर है वो वेनम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये प्रतिजन है, जो शरीर में सांप का जहर है वो प्रतिजन है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एंटी वेनम देता है। एंटी वेनम क्या है, एंटी वेनम उसके शरीर में प्रतिरक्षा का प्रवेश करवाया जाता है। ये प्रतिरक्षा जाती है और इस प्रतिजन को नष्ट करती हैं, तो इसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या किया जाता है, शरीर में प्रतिरक्षी डाले जाते हैं। ये प्रतिरक्षी शरीर में जाते हैं और जाकर जहां जहां प्रतिजन मौजूद होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो सांप का जहर है वो एक्चुअल में क्या है, प्रतिजन है। अब हमारा शरीर में प्रतिजन जा चुका, वो शरीर के अंगों को नष्ट कर रहा है। हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके कहते हैं हमको सांप ने काट लिया। डॉक्टर कहता है आप सांप को लेके आओ। अब वो सांप को लाने के लिए इसलिए कहता है तो उसको पता है अगर सांप को लेके आएंगे तो क्या होगा, उसका जहर है उसका तोड़ आसानी से मिलेगा, यानी उसके प्रतिरक्षी आसानी से बढ़ाएंगे। लेकिन अपन के पास में अगर वो सांप नहीं मिलता है तो भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपने को प्रतिरक्षा देगा, यानी एंटी वेनम देगा। ये एंटी वेनम इस वेनम के प्रभाव को समाप्त करेगा। इसको अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा उल्टी है। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि एक शिशु है, शिशु को दूध पिलाया जाता है। जो प्रथम दूध माँ पिलाती है बच्चे को, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं, उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम प्रथम स्तनीय दूध है, जो पहली बार दूध निकलता है माँ के स्तनों से, उसको कहा जाता है प्रथम स्तनीय दूध। ये कहा जाता है ये कोलेस्ट्रम है, ये बहुत गुणकारी होता है। अब आप जानते ही हो कि बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब आज के टाइम में तो औरतें समझदार है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पहली बार दूध निकलता वो। पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे को गुट्टी पिला दी थी, नानी की गुट्टी पिला दी, दादी की गुट्टी पिला दी, उसको दूध का पानी पिलाया जाता था, बच्चा बीमार हो जाता था। आज के टाइम में सब स्त्रियां समझदार हैं, वो अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होती है तो अपना पहला दूध पिलाती है, जिसको खीस के नाम से जानते हैं, यानी कोलेस्ट्रम उसको पिलाया जाता है। कोलेस्ट्रम के अंदर एक प्रतिरक्षी होता है जिसका नाम है IgA। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कोलेस्ट्रम या जो अपन कहते हैं प्रथम स्तनीय दूध है, उसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षी मौजूद होता है, IgA। जैसे ही माँ ने बच्चे को क्या किया है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध के साथ में उसने प्रतिरक्षी पिलाए। प्रतिरक्षी क्या करेंगे, जाकर उसको नष्ट कर देंगे बच्चे के अंदर जितने भी जो प्रतिजन है। तो अपन कहेंगे ये क्या है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। इसी तरह से माँ और बच्चे का संबंध होता है। माँ के शरीर के अंदर भ्रूण रहता है, उनका आपस में संबंध होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा आपको बताना एक संरचना है। प्लेसेंटा एक संरचना होती है जिसको कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। यानी माँ जब तक भ्रूण के शरीर में, जब तक माँ भ्रूण है वो माँ के शरीर में रहेगा, वो क्या करेगा, वो उससे पोषण प्राप्त करेगा। तो माँ बच्चे को क्या करती है, भ्रूण होता है उसको प्रतिरक्षा देती है IgG। ये क्वेश्चन भी आता है कि IgG एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो माँ द्वारा भ्रूण को दी जाती है और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। अब टीकाकरण में एक टीका है जिसका नाम होता है टिटनस। टिटनस बीमारी होती है। इस टिटनस बीमारी में क्या किया जाता है, टीका दिया जाता है। इस टीके के अंदर क्या होता है कि अपन उसके शरीर में प्रतिरक्षी प्रवेश करवाते हैं और वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, जाकर उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उसके जितने भी प्रतिजन है उसको नष्ट कर देते हैं। तो टीकाकरण में जैसे टिटनस का टीका होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिक्स करके शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं जो प्रतिरक्षी होते हैं। वो जाके क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं प्रतिजन को। तो इस प्रतिरक्षा को अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा की विशेषता ये है कि ये तीव्र हैं और ये प्रभावी होने में कम समय लेती हैं। प्रभावी होने में क्या करेगी? कम समय लेगी। प्रभावी होने में कम समय लेती हैं और इसको बार बार लेने की जरूरत होती है। यानी ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर ये स्थापित हो जाएगी। जैसे एक बार सांप ने काटा तो ऐसा नहीं है कि सांप का काटा हुआ जहर है वो अपने शरीर में प्रतिरक्षी बन गई, ऐसी बात नहीं है। दोबारा सांप काटेगा तो अपने को प्रतिरक्षी लेना पड़ेगा। जब तक बच्चा है, बच्चा दूसरी बार बच्चा पैदा हुआ मान लो, तो माँ उसको वापस प्रतिरक्षी देगी। अब बच्चे के अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षी दिए जाते हैं तो अपन इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षी। टिटनस का टीका हर 6 महीने में लगाना पड़ता है। जैसे ही चोट लगी तुरंत डॉक्टर कहता है टिटनस का टीका लगाओ, क्योंकि उसको पता है कि ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ये प्रभावी नहीं है। मतलब प्रभावी तो है लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये स्थापित नहीं होती है शरीर में स्मृति के रूप में। तो अपन कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा में आप अंतर समझ गए होंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो धीमी होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तीव्र होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्रभावी होने में क्या होता है? समय लेती है, ये तुरंत काम करती है। प्रभावी होगी, मान लो इसने 1-2 दिन लिए तब तक तो आदमी मर जाएगा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत क्या करती है? प्रभावित होती है। ये प्रभावित होने में क्या करती है? प्रभावित होने में समय लगता है। इसमें क्या होगा? समय लगता है। इसमें क्या होता है? प्रभावी होने में समय बहुत कम लगता है। ये शरीर के अंदर लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और स्मृति के रूप में संचित हो जाती हैं। ये शरीर को लंबे समय तक सुरक्षा देती हैं और स्मृति के रूप में क्या होती हैं? संचित हो जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बार बार रोगी को क्या होता है? बार बार जो भी मरीज है उसको प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। जैसे ही आपसे पूछे कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई रोगजनक आया और रोगजनक आते ही उसके शरीर ने उसको नष्ट कर दिया, तो बताओ कौन सी प्रतिरक्षा है? तो आपका उत्तर होगा सक्रिय प्रतिरक्षा। अब दूसरा सवाल है कि भाई जैसे ही हमारे शरीर के अंदर सांप ने काटा और अपने शरीर के अंदर क्या कर दिया? एंटीवेनम डाल दिया सांप के जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए, तो बताओ ये कैसी प्रतिरक्षा है? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अपन जैसे टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण में कैसी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। अब ये सवाल दो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं सीधे के सीधे। जो दूध है, क्लोस्ट्रम है, जिसको खीस भी कहते हैं, जिसको कई जगह लिखा होता है खीस। क्या लिखा होता है? खीस। कई जगह लिखा होता है पीयूष। कई जगह आपको खीस मिलेगा, कई जगह आपको पीयूष मिलेगा या प्रथम स्तरीय दूध मिलेगा। ये एक्चुअल में ऐसा दूध है जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिरक्षी मौजूद होते हैं। ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अंदर कौन सी प्रतिरक्षा होती है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। फिर उसके बाद माँ और भ्रूण का संबंध होता है। माँ के शरीर में भ्रूण रहता है, माँ बच्चे को सुरक्षा देती है। उस प्रतिरक्षी का नाम बताओ? IgG। जैसे टिटनस का टीका लगाया तो कौन सी प्रतिरक्षी हैं वो उत्पन्न होती हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा स्मृति के रूप में संचित होती हैं, धीमी होती है, धीमे धीमे काम करती हैं, प्रभावी होने में समय लेती हैं, लेकिन लंबे समय तक शरीर में क्या होती हैं? स्थापित हो जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा समझाने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों। आज अपन एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? आप लोग प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में समझ जाएंगे क्या होगा ये पढ़ने के बाद। एक्चुअल में हमारे शरीर में क्या होता है? रोगों से लड़ने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जो हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, उसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें सबसे पहले तो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है।
क्या होता है, बाहर से बहुत सारे रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। इन रोगजनकों को नष्ट करने के लिए शरीर में एक तंत्र पाया जाता है। जो हानिकारक रोगजनक होते हैं वो शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। उन रोगजनकों को नष्ट करने के लिए शरीर में एक क्रिया प्रणाली पाई जाती है। ये क्रिया प्रणाली क्या करती है, ये क्रिया प्रणाली उस रोगजनक की पहचान करती है। सबसे पहले तो उस रोगजनक की क्या करती है, पहचान करती है। फिर उसके पश्चात उस क्रिया प्रणाली का काम है कि उसको नष्ट करना। ठीक है। अब दो छोटे छोटे परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है प्रतिजन और दूसरी परिभाषा है प्रतिरक्षा। प्रतिजन और प्रतिरक्षा दो परिभाषा है। जो भी शरीर के अंदर हानिकारक रोगजनक प्रवेश करता है उसको कहा जाता है प्रतिजन, एंटीजेंस। जो हानिकारक रोगजनक होते हैं, जो हानिकारक रोगजनक होते हैं, जो शरीर में प्रवेश करते हैं और जिसके कारण कोई बीमारी उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है प्रतिजन। ये जीवाणु हो सकते हैं, ये विषाणु हो सकते हैं, ये कवक हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं जिससे हमें बीमारी उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है प्रतिजन। इस प्रतिजन के खिलाफ हमारे शरीर में बनती है एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का काम होता है शरीर को सुरक्षा देना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। अब इस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है कि भाई शरीर में रोगजनक की पहचान करना और उसको नष्ट करना के लिए हमारे शरीर में एक कार्य प्रणाली पाई जाती है। उस कार्य प्रणाली को अपन कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अब सवाल आता है प्रतिरक्षा क्या है, सिर्फ प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में सिर्फ क्या किया जाता है, प्रतिजन को पहचान की जाती है, प्रतिजन की पहचान की जाती है और उसको नष्ट किया जाता है। प्रतिजन को पहचान करके नष्ट किया जाता है उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा। अब आती है परिभाषा प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, यानी इम्यूनोलॉजी क्या है। ये इम्यूनिटी है, ये इम्यून सिस्टम है और ये इम्यूनोलॉजी है। तीन डेफिनेशन है छोटी छोटी। इम्यूनोलॉजी की परिभाषा ऐसे है कि प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन, प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र व उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। अब आपसे पूछा कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो रोगों से लड़ने की हमें सुरक्षा देता, शक्ति देता है, उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे कोई रोगजनक आया, उसकी पहचान की, उसको नष्ट कर दिया, उसमें जो भी शरीर के अंग भाग लेंगे उन सबको कहा जाता है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है। अब सवाल आया सिर्फ प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा का मतलब है हानिकारक रोगजनक की पहचान करना और उसको नष्ट करना क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा कहलाता है। अब जैसे रोगजनक जहाँ पे है वहां पे उसको नष्ट किया जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी क्रिया प्रणाली का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। अब एक सवाल इसमें बनता है कि ये प्रतिरक्षा विज्ञान है, इस विज्ञान का जनक कौन है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है, ये याद रखना है, एमिल वॉन बेरिंग। एमिल वॉन बेरिंग नामक साइंटिस्ट हैं। इस साइंटिस्ट को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको याद रखना है। अब एक सवाल आता है हेप्टेन क्या है। ये आपके है नहीं कोर्स में, लेकिन आपको बता देते हैं हेप्टेन क्या होता है कि ये जो प्रतिजन अणु होते हैं जब प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में असक्षम हो, प्रतिजन अणु बहुत छोटे हो और प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं तो ये कुछ अणुओं के साथ मिलते हैं और फिर इनके खिलाफ उत्पन्न होती है प्रतिरक्षा। इसको कहा जाता है, इन अणुओं को कहा जाता है हेप्टेन। तो हेप्टेन क्या है, हेप्टेन का मतलब है कि प्रतिजन आया लेकिन उसका आणविक आकार छोटा है, वो इतना छोटा है कि उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होती है। उसके साथ एक बड़े आकार का प्रतिरक्षा एक अणु जुड़ गया है जिसके कारण प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है तो उसको कहा जाता है हेप्टेन। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है, एमिल वॉन बेरिंग है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके सबसे पहले अपने इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी हैं। आपसे पूछा कि भाई हमारे शरीर में कोई भी बाह्य पदार्थ जो आ रहा है क्या वो प्रतिजन है, तो नहीं। प्रतिजन की विशेषता है जिसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न हो। मैंने खाना खाया, खाना क्या प्रतिजन है, नहीं।
उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई जीवाणु आया उसके खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है, इसका मतलब वो प्रतिजन है। तो प्रतिजन का मतलब जिसके खिलाफ क्या उत्पन्न हो, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो, उसको कहा जाता है एंटीजेंस। क्या कहा जाता है? एंटीजेंस कहा जाता है। अब जिसके खिलाफ जो बनती है वो होती है प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा दो तरह की होती हैं, वो आपको बताएंगे। एक होती है जिसको कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी प्रतिरक्षा होती है जिसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा कितने तरह की होगी? दो तरह की होगी, जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी होगी उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा दो तरह की होती हैं। एक का नाम होता है सहज प्रतिरक्षा, या इसको कहा जाता है आनुवांशिक प्रतिरक्षा, या इसको कहा जाता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। कई नाम है इसके, सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं, यानी इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा दो तरह की प्रतिरक्षा होती हैं। एक का नाम होता है सहज प्रतिरक्षा, आनुवांशिक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब सहज प्रतिरक्षा में क्या होगा? ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती हैं, ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती हैं। ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती हैं। ये जीव को जन्म से प्राप्त होती हैं, ये जीव को जन्म से प्राप्त होती है, यानी जीव के पास जन्मते ही होती हैं। ठीक है। अब दूसरी प्रतिरक्षा होती है जिसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा वो अर्जित करता है। ये प्रतिरक्षा क्या होती है? अर्जित की जाती है। ये प्रतिरक्षा अर्जित की जाती है। इस प्रतिरक्षा की विशेषता होती है कि अर्जित की जाती हैं। अब अर्जित कैसे की जाती हैं? अर्जित ऐसे की जाती हैं कि जैसे हानिकारक रोगजनक आएगा, जैसे हानिकारक रोगजनक आएगा, उस रोगजनक को अपन कहते हैं प्रतिजन। उस प्रतिजन को क्या किया जाएगा? प्रतिरक्षा द्वारा नष्ट किया जाएगा। ये प्रतिरक्षा उस प्रतिजन को क्या करेगी? नष्ट करेगी और फिर स्मृति के रूप में संचित हो जाएगी। दोबारा वही कभी रोगजनक आएगा तो स्मृति क्या करेगी? उसको नष्ट कर देगी, और इस तरह से ये प्रतिरक्षा हो गई। इसका नाम हो गया उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये ध्यान रखनी बच्चों कि ये जन्मजात नहीं होती है, ये वातावरण से अर्जित करता है कोई व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो वातावरण में अपने आसपास रह रहा है, वो देखता है कि भाई किस तरह की क्या प्रतिरक्षा हो रही है। तो आपने देखा कि आपकी त्वचा है वो उसमें कैसी प्रतिरक्षा है? ये सहज प्रतिरक्षा है। लेकिन ऐसी प्रतिरक्षा जिसको वो रोग बार बार बीमार होकर जो अर्जित करता है, वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। अब इसमें जो सहज प्रतिरक्षा है उसके कई दे रखे हैं एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले दे रखा है शारीरिक अवरोध। सबसे पहला है शारीरिक अवरोध, ठीक है। दूसरा है संपूरक तंत्र, संपूरक तंत्र। तीसरा है भक्षाणविक क्रिया, भक्षाणविक क्रिया। और चौथा है जिसका नाम है पर्दा रोधी क्रिया, पर्दा रोधी क्रियाएं, पर्दा रोधी क्रियाएं। ठीक है। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि सहज प्रतिरक्षा में सबसे पहले शारीरिक अवरोध है, फिर संपूरक तंत्र है, भक्षाणविक क्रिया है और पर्दा रोधी क्रियाएं हैं। ये सब है। उपार्जित प्रतिरक्षा में ऐसा होता है बच्चों कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। एक होता है प्राथमिक अनुक्रिया और एक का नाम होता है द्वितीयक अनुक्रिया। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया क्या है, प्राथमिक अनुक्रिया क्या है और द्वितीयक अनुक्रिया क्या है। ठीक है। तो प्राथमिक अनुक्रिया का मतलब है
कि जब हमारे शरीर में पहली बार प्रतिजन आता है, जब हमारे शरीर में प्रथम बार प्रतिजन आता है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। ये प्रतिरक्षा क्या होती है? धीमे बनती है। कैसी बनती है? धीमे बनती है और इसके बनने में समय लगता है और वो प्रतिजन को धीमे धीमे नष्ट करती हैं। फिर उसके बाद वो स्मृति के रूप में संचित हो जाती हैं। ठीक है, अब दोबारा वही प्रतिजन कभी आता है तो इस बार क्या होती है? प्रतिरक्षा तीव्र होती है और वो क्या करती हैं? तुरंत प्रतिजन को पहचान कर उसको नष्ट कर देती हैं। इसको कहा जाता है द्वितीयक अनुक्रिया। ठीक है, ये जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, ये दोनों क्या हैं? ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पे बीएस है। जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, स्मृति कोशिकाएं होती हैं, वो तुरंत प्रतिजन को पहचानती है और प्रतिजन को नष्ट करती हैं और फिर स्मृति के रूप में संचित हो जाती हैं। नेचुरल सी बात है, इसको ऐसे समझना बच्चों कि भाई पहली बार आपने देखा कि आपके साथ कोई घटना होती है तो आप सावचेत कम होते हो, लेकिन आप दोबारा वही घटना होती है तो इस बार क्या होते हो? उस घटना को घटित होते ही तुरंत एक्शन लेते हो, तो उसको कहा जाता है सेकेंड रेस्पॉन्स। पहली बार प्रतिजन आया, आपके शरीर ने प्रतिरक्षा बनाई, उस प्रतिरक्षा ने उस प्रतिजन को नष्ट कर दिया और शरीर में स्मृति के रूप में संचित हो गया। दोबारा वही प्रतिरक्षा आ गई तो आपने तुरंत उसके खिलाफ, आपके शरीर ने क्या किया? प्रतिजन आया, उस प्रतिरक्षा को डैमेज किया, प्रतिरक्षा ने प्रतिजन को डैमेज किया और शरीर को सुरक्षा दी है। इसको कहा जाता है द्वितीयक अनुक्रिया। नेक्स्ट अपन क्या है? जो सहज प्रतिरक्षा है, जिसको अपन कह रहे हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पूरक तंत्र। नेक्स्ट है पूरक तंत्र। पहला था शारीरिक अवरोध। पहला क्या था? शारीरिक अवरोध था। जो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है उसका नाम था शारीरिक अवरोध। पहला। दूसरा है पूरक तंत्र। तीसरा है भक्षाणविक क्रिया, भक्षाणविक क्रिया। और चौथा है पर्दारोधी क्रियाएं, पर्दारोधी क्रियाएं, या इनको कहा जाता है साइटोकाइनिन क्रियाएं, साइटोकाइनिन क्रियाएं। ठीक है, अब इसमें आपको पूरक तंत्र में बताते हैं कि शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीन को कहा जाता है पूरक प्रोटीन, कंप्लीमेंट प्रोटीन कहा जाता है। शरीर में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है पूरक प्रोटीन। इनको शॉर्ट में कहते हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन। ये 30 प्रकार के प्रोटीन अभी तक खोजे जा चुके हैं। उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पूरक प्रोटीन पाया जाता है वो C3 प्रोटीन होता है। इस पूरक प्रोटीन का काम क्या होता है? ये जैसे इस जीवाणु है, इस जीवाणु के चारों तरफ ये एक आवरण बनाएगा, जीवाणु के चारों तरफ ये आवरण बनाएगा और आवरण बनाने के कारण क्या होगा? ये जीवाणु इसके चारों तरफ एक आवरण बनाया है, यह आवरण किसका है? पूरक प्रोटीन का है। अब जो भी भक्षाणवी कोशिकाएं हैं, जो न्यूट्रोफिल है, वो इसको क्या कर लेगी? तुरंत पहचान लेगी। भक्षाणवी कोशिका इसको पहचान लेगी और इसको क्या कर लेगी? इसको खा जाएगी। तो ये न्यूट्रोफिल है, इसने आया और इसको खा गया, तो ये किसका कमाल है? पूरक तंत्र का कमाल है। ये कोशिकाओं द्वारा पूरक प्रोटीन निकलते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली की होती है कोशिका की, उसके द्वारा ये पूरक प्रोटीन स्रावित होते हैं, या प्लाज्मा होता है जो रक्त, उसमें ये पूरक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे क्या करते हैं, ये जीवाणु है, इसमें छिद्र कर देते हैं। ये जीवाणु की कोशिका में ये क्या कर देते हैं? ये छिद्र कर देते हैं और ये कोशिका जीवाणु होती है, ये फूल कर फट जाती हैं। इस तरह से हानिकारक रोगजनक है, इसमें छिद्र कर देगा। इन छिद्रों के कारण ये कोशिका फूल कर फट जाएगी और ये जीवाणु मर जाएगा। तो पूरक तंत्र हमारे शरीर में जैसे ही कोई प्रतिजन आ चुका है, यानी कोई हानिकारक जीवाणु आ चुका है, तो हमारे प्लाज्मा में ये पूरक तंत्र मौजूद है। ये पूरक तंत्र क्या करेगा? ये हानिकारक रोगजनक है, उसके चारों तरफ एक आवरण बनाएगा। यानी ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन विघटित हुआ, ये भी एक पूरक प्रोटीन है, विघटित हुआ और इसने क्या किया? एक आवरण बना दिया इसके चारों तरफ। अब इसको भक्षाणवी क्रिया है वो आसानी से होगी, यानी न्यूट्रोफिल इसको आराम से पहचानेगा और इसको नष्ट कर देगा। दूसरा तरीका होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न कर देगा और उन छिद्रों के कारण हानिकारक जीवाणु होंगे, वो फूल कर फट जाएंगे। दो तरीके होते हैं काम करने के।
अब उसके बाद भक्षाणविक क्रिया होती हैं, इसको समझना आपको कैसे। इसमें क्या होता है, 3 कोशिकाएं हैं, मैं 2 कोशिकाएं याद रखनी है। एक का नाम होता है न्यूट्रोफिल और दूसरी का नाम होता है मोनोसाइट। 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं जो भक्षाणविक के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे ही कोई हानिकारक रोगजनक आया, ये मान लो रोगजनक है, ये न्यूट्रोफिल कोशिका है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल कोशिका में क्या बनेंगे, इसमें कूटपाद बनेंगे, इस तरह से स्यूडोपोडिया बनेंगे। ये स्यूडोपोडिया क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। फिर उसके पश्चात इसका क्या कर लिया जाएगा, अंतर्ग्रहण कर लिया जाएगा। ये क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा और फिर उसके पश्चात इसको नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसी क्रिया को कहा जाता है भक्षाणविक क्रिया। छोटी सी क्रिया है, जैसे कोई हानिकारक रोगजनक आया, कूटपाद बने और उसको घेर लिया, फिर उसको खा गए, तो उसको कहा जाता है भक्षाणविक क्रिया। उसके लिए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट 2 कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। मोनोसाइट का ही एक नाम और है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जिसको अपन कहते हैं वर्त भक्षकाणु। वर्त भक्षकाणु ये भी क्या है, ये उत्तरदायी है भक्षाणविक क्रिया के लिए। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, मैक्रोफेज है। ये मोनोसाइट होती हैं, ये कोशिका पारण की क्रिया दर्शाती हैं और रक्त वाहिनियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं और आकार में बड़ी हो जाती है, तब इसका नाम हो जाता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मोनोसाइट एक ही चीज है। मोनोसाइट कोशिका पारण की क्रिया, केशिका पारण की क्रिया दर्शाती है, डाइपेटेसिस की क्रिया दर्शाती हैं और ये रक्त वाहिनियों से बाहर आ जाती है और आकार में बड़ी हो जाती हैं, तब इसको कहा जाता है मैक्रोफेज, वर्त भक्षकाणु। अब सवाल आता है कि शरीर की प्रतिरक्षा पंक्ति है, जो शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति होती है, शरीर की जो प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति है उसमें कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं, तो ये न्यूट्रोफिल और ये मैक्रोफेज दोनों कोशिकाएं हैं। ये शरीर की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति में उपस्थित 2 कोशिकाएं हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। अब पर्दारोधी क्रिया आपको समझाते हैं। जैसे कोई जीव किसी को खाता है तो वहां वो भाग लाल हो जाता है। शरीर का कोई भाग है, मान लो किसी कीड़े ने खाया या मान लो किसी जीव ने क्या किया, किसी व्यक्ति को काट लिया, तो काटते ही वो भाग लाल हो जाता है, वो भाग गर्म हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, लाल होना, गर्म होना और उसका तापमान बढ़ना, ये सब क्या है, ये सब एक मिलीजुली क्रियाएं हैं। इनको कहा जाता है पर्दारोधी क्रियाएं। तो पर्दारोधी क्रियाओं का मतलब है, जैसे मधुमक्खी है, उसने किसी व्यक्ति को काटा, काटते ही वो भाग एकदम लाल हो जाता है, वो भाग उबर जाता है और उस भाग में क्या होती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्रियाएं क्यों हुई हैं, ये सब क्रियाएं हुई हैं, ये एक्चुअल में एक अच्छी क्रियाएं हैं जो शरीर को क्या करती हैं, उस जहर के प्रभाव को समाप्त करती हैं। अब इनका मेन रीजन क्या है, सहज उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं, सहज उत्तक में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है मास्ट कोशिका। सहज उत्तक में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका द्वारा हिस्टेमिन निकलता है। मास्ट कोशिका द्वारा क्या निकलता है, हिस्टेमिन, ठीक है। इसी तरह से हमारे रक्त में जो बेसोफिल है, बेसोफिल से भी हिस्टेमिन निकलता है। जो श्वेत रुधिर कणिका है जिसको कहा जाता है बेसोफिल, उससे भी हिस्टेमिन निकलता है। और एक रासायन और निकलता है जिसका नाम होता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स। प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स और ये हिस्टेमिन दोनों क्या करते हैं, ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स और हिस्टेमिन दोनों आपको बताना है, ये दोनों हानिकारक रोगजनक हैं। जो भी हानिकारक रोगजनक है, उन रोगजनकों के लिए क्या करते हैं, एक तरह से मतलब बहुत ही मुसीबत पैदा कर देते हैं। कैसे, ये ऐसे रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी को फैलाते हैं। ये हिस्टेमिन है, ये रक्त वाहिनी को फैलाएगा और इसमें से ये WBC है, ये निकल कर बाहर चली जाएगी और ये हानिकारक रोगजनक है उसको नष्ट करना शुरू कर देगी। तो ये रक्त वाहिनियों का विस्तारण करते हैं और एक तरह से क्या करते हैं, हानिकारक रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब ये साइटोकाइनिन क्रिया भी इसी तरह की है। इसमें एक नाम दे रखा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रतिविषाणु प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरफेरॉन पे क्वेश्चन आता है, इंटरफेरॉन क्या है, ये प्रतिविषाणु प्रोटीन है। प्रतिविषाणु प्रोटीन है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई विषाणु आक्रमण करता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रतिविषाणु प्रोटीन बनता है इंटरफेरॉन, ये फैल जाता है और शरीर के सामान्य अंगों को सुरक्षा देता है। ये मान लो मेरे पास में ये कोशिकाओं का समूह है, इस कोशिकाओं के समूह के ऊपर एक विषाणु आक्रमण करता है, एक वायरस इसके ऊपर आक्रमण करता है,
तो ये कोशिका उद्दीपित होती है और एक प्रोटीन स्रावित करती है। इस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेगा, ठीक है। मैं इस प्रोटीन को ले लूंगा और शरीर में डाल दूंगा। तो ये शरीर में मैंने एक आवरण डाल दिया है, उसका नाम इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा, विषाणु से सुरक्षा करेगा। क्या करेगा, विषाणु से सुरक्षा करेगा। तो मैंने निर्माण कैसे किया, मैंने एक कोशिकाओं का समूह लिया, कोशिका के समूह को किससे संक्रमित किया, विषाणु कोश से संक्रमित किया। कोशिका का जीन उद्दीपित हो गया और उसने एक प्रोटीन निर्मित किया। उस प्रोटीन को मैंने ले लिया और शरीर में डाल दिया। ये कैंसर के लिए काम आता है कि इंटरफेरॉन कौन सी बीमारी के इलाज में काम आता है, कैंसर की कोशिका उसको सुरक्षा देने के लिए काम आता है। नेचुरल सी बात है, ये कोशिका थी, इस कोशिका को मैंने क्या किया है, इसके ऊपर विषाणु डाला, विषाणु ने इसको संक्रमित किया, कोशिका का जीन उद्दीपित हो गया और उसने एक प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन का नाम था इंटरफेरॉन। उस प्रोटीन ने हानिकारक रोगजनक है उसके प्रति एक तरह से सुरक्षा देने का काम कर लिया। उसको मैंने एकत्रित किया, शरीर में डाल दिया। अब शरीर में विषाणु आएगा तो इंटरफेरॉन क्या करेगा, उसको सुरक्षा करेगा, उस विषाणु से सुरक्षा करेगा। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रति विषाणु प्रोटीन है। कैसे निर्मित किया, कोशिका के ऊपर अपन ने क्या किया है, विषाणु छोड़ा, कोशिका का जीन उद्दीपित हुआ, उसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अपन ने उस प्रोटीन को कलेक्ट करके जिसको सुरक्षा चाहिए उसको दे दिया कि ले जाओ, ये प्रति विषाणु प्रोटीन है, ये कुछ नहीं होने देगा आपको, ठीक है। हाँ, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शारीरिक अवरोध। शरीर में कुछ अवरोध पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं और हानिकारक रोग जनकों से शरीर की सुरक्षा का काम करते हैं। अगला है शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध में क्या है, इसको कहा जाता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर है शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। इसमें 3 टॉपिक्स आएंगे अलग अलग। सबसे पहला आएगा त्वचा, दूसरा आएगा म्यूकस झिल्ली, और तीसरा आएगा शारीरिक स्त्राव। 3 इसमें अलग अलग टॉपिक आएंगे। तो शारीरिक अवरोध में सबसे पहले आएगा स्किन, सेकंड आएगा म्यूकस कोटिंग या म्यूकस झिल्ली कहते हैं जिसको, और थर्ड आएगा फिजिकल सिक्रीशन। अब हमारे शरीर में जो सबसे मेन हरपनमौला अंग है जिसको कहा जाता है त्वचा, ये त्वचा सबसे पहले क्या करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है और हमारे शरीर को बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में अंतर करती है। बाहर और अंदर क्या हो रहा है उसके बीच में एक परत का काम कर रही है जिसका नाम होता है त्वचा। त्वचा की विशेषता यह है कि त्वचा में 2 स्तर हैं, एक बाह्य स्तर है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस और भीतरी स्तर होता है जिसका नाम होता है डर्मिस। 2 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस का सबसे बाह्य स्तर है, उस बाह्य स्तर की विशेषता होती है कि उसकी कोशिकाएं मर्द होती हैं, उसमें केराटिन पाया जाता है। ये केराटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके कारण त्वचा की ये कोशिकाएं मर्द होती हैं और ये जल विरागी हो जाती हैं, यानी जल से स्नेह नहीं करती हैं। ये त्वचा का ये स्तर बार बार हटता रहता है, ये त्वचा का बार बार ये स्तर हटता रहता है और जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो इस स्तर के साथ ही हट जाते हैं। डर्मिस स्तर के अंदर क्या पाई जाती हैं, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। डर्मिस स्तर के अंदर तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। सीबेशियस ग्रंथियां, उनसे तेल निकलता है, सीबम निकलता है, वो त्वचा पर फैलता है और त्वचा को क्या बनाता है, चिकनी बनाता है, जिसके कारण हानिकारक रोग जनक उसमें फंस जाते हैं और शरीर को एक तरह से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल निकलते हैं इससे। ये तेलीय ग्रंथियों से सीबम निकलता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है और उसमें वसीय अम्ल होता है, जिसके कारण त्वचा की पीएच 3 से 5 हो जाती है और 3 से 5 पीएच होने के कारण कोई भी हानिकारक जीवाणु होता है जैसे ही त्वचा पे आके बैठेगा उस पीएच के संपर्क में आएगा और वो हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में ये डर्मिस है, डर्मिस में तेलीय ग्रंथियां हैं। तेलीय ग्रंथियां ये जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, ये जैसे रोम है,
इस रोम के, ये बाल है, रोम है, इसके आधार पर यहाँ पर ये ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है तेलीय ग्रंथियां। ये तेलीय ग्रंथियों से तेल निकलता है, ये त्वचा को क्या करता है, चिकना बनाए रखता है। ठीक है, इसके अंदर इस तेलीय ग्रंथियों को कहा जाता है सीबेशियस ग्रंथियां। इससे जो तेल के समान चिकना पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं सीबम। सीबम में लैक्टिक अम्ल और वश्य अम्ल होते हैं। ये क्या करते हैं, पीएच 3 से 5 कर देते हैं, पीएच बहुत कम कर देते हैं, जिसके कारण हानिकारक रोगजनक होता है फंस जाता है और शरीर को सुरक्षा मिलती है। दूसरी है म्यूकस झिल्ली। ये म्यूकस झिल्ली हमारे जनन मार्ग में पाई जाती है, जनन मूत्र मार्ग में। ये हमारे आमाशय मार्ग में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी हमारे जो ग्रसी का भाग है, ग्रसनी भाग है, उसके अंदर पाई जाती हैं। और ये हमारे श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती हैं मूत्र जनन मार्ग में, इसके अलावा श्वसन मार्ग में, इसके अलावा पाचन मार्ग में। यहाँ सब ये जठरांत्र भाग है, वहां सब ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इस म्यूकस झिल्ली का काम वही है, हानिकारक रोगजनक है उसको फंसाना और फिर उसके बाद में उसको बाहर निकालना। अब जैसे ये हमारी श्वास नली है, इसमें ये म्यूकस झिल्ली है, इस म्यूकस झिल्ली में हानिकारक जीवाणु फंस गया, फिर उसके बाद इसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया इसको ऊपर की ओर धकेलते हैं और हम बाहर उसको थूक देते हैं। तो आपने देखा होगा म्यूकस झिल्ली से जो पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को फंसा लेता है। आपने म्यूकस नाम सुना होगा, नॉर्मल भाषा में अपन इसको कहते हैं नाक से जो निकलता है श्लेष्मा जैसा पदार्थ, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ, उसको कहा जाता है म्यूकस। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसका म्यूकस का, नॉर्मल भाषा में आप लोग सब समझते हैं क्या कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा शारीरिक स्त्राव। अब शारीरिक स्त्राव में जैसे हमारे शरीर में क्या निकलते हैं, अश्रु निकलते हैं। अश्रु के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कभी भी आप देखोगे, आप चल रहे हो, आंख के अंदर एक छोटा सा कीड़ा आके गिर जाता है या छोटा सा जानवर आके गिर जाता है, छोटा सा महीन सा, वो क्या करता है, तुरंत मर जाता है और या आंख के कोने में आ जाता है। उसका कारण क्या है, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम है। इसी तरह से हमारे श्लेष्मा है, इसी तरह से हमारी जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब हमारे आमाशय के अंदर एक अम्ल होता है, जिस अम्ल का नाम होता है HCl। ये तेजाब की तरह काम करता है और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, दूध के अंदर भी क्या होता है, लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है। दूध के अंदर भी लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूध में लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसी तरह से हमारे शरीर से वीर्य निकलता है, वीर्य है जिसको अपन सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड के अंदर भी स्पर्माइन और जिंक होते हैं। ये हानिकारक जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो सेमिनल फ्लूइड जिसको नॉर्मल भाषा में वीर्य कहा जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है, स्पर्माइन और जिंक होते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या है, शारीरिक अवरोध में सबसे पहले त्वचा हो गई, फिर म्यूकस झिल्ली हो गई, फिर उसके बाद शारीरिक स्त्राव हो गया। ये जो त्वचा है इसमें दो स्तर है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस स्तर होता है, उसमें मर्द स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर केराटिन होता है उसके अंदर। ये जल विरागी प्रोटीन है, जल में घुलता नहीं है। और अपन जब भी मैल उतरता है तो उसके साथ में ये बाहरी स्तर होता है, ये हटता रहता है, और बाहरी स्तर हटता रहता है तो हानिकारक जीवाणु भी हटते रहते हैं। ये शरीर को एक ऐसा अंग है जो बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण को सबसे पहले हमारे शरीर में प्राथमिक अंग कौन सा है प्रतिरक्षा के लिए, वो है त्वचा। यानी जो ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है, शरीर की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो आप बताओगे त्वचा। फिर म्यूकस झिल्ली हमारे जनन मार्ग में, जठरांत्र में और श्लेष्मा भाग में पाई जाती है, नासा मार्ग या श्वसन मार्ग में पाई जाती है। इसका काम है हानिकारक जीवाणुओं को पकड़ना, यानी उसके अंदर फंस जाते हैं धूल के कारण, धुएं के कारण, और हानिकारक जो भी पदार्थ है जो शरीर को चाहिए नहीं, वो सब इसमें फंस जाते हैं और शरीर को सुरक्षा देते हैं। शारीरिक स्त्राव में जैसे आंसुओं से लाइसोजाइम निकलता है, लार ग्रंथि है उससे लार में लाइसोजाइम होता है, और आमाशय में HCl होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। दूध में लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा देता है। सेमाइनल फ्लूइड है जिसको अपन सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, वीर्य कहते हैं, उस पर स्पर्माइन
स्पर्माइन और साथ में क्या होता है, जिंक होता है। ये भी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड हो गई वैक्सीनेशन की। आप देखते हो कि अभी एक बहुत ही बीमारी खतरनाक चल रही है, कोरोना वायरस है। इतना खतरनाक बीमारी है जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग घरों के अंदर बैठे हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है। वैक्सीनेशन एक्चुअल में क्या है कि ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। क्या है टीकाकरण, उसको अपन अध्ययन करते हैं। व्हाट इज द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण क्या है, उसको आपको समझाते हैं। एक्चुअल में ये वैक्सीनेशन है, इसमें क्या किया जाता है, दुर्बल जीवाणु होते हैं, जो दुर्बल जीव होते हैं या मर्त जीव होते हैं, या अपन कहते हैं कि उनके जो विषैले पदार्थ हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। टीका होता है, उस टीके में होते क्या है, टीके के अंदर आपको बताना है कि या तो जीवाणु मर्त होगा, या जीवाणु दुर्बल होगा, या जीवाणु कैसा होगा, जीवाणु से उत्पन्न विषैला पदार्थ होगा, या विषाणु से उत्पन्न विषैला पदार्थ होगा, या मर्त विषाणु होंगे, या अपन कहेंगे दुर्बल रोगजनक होंगे। जो भी प्रतिजन होगा वो प्रतिजन उसके अंदर पाया जाता है। ये टीका है, जैसे मान लो आपने देखा ये वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन है। इस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, इस वैक्सीन के अंदर रोगजनक और उसके उत्पाद हो सकते हैं। या तो रोगजनक खुद हो सकता है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो रोगजनक जीवित नहीं होगा। रोगजनक जीवित होगा तो दुर्बल होगा, मर्तप्राय होगा, नॉन वायलेंट होगा। ठीक है, ये वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। अब अपन कहते हैं कि ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन वर्ड, वैक्सीनेशन और वैक्सीन वर्ड किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुई पास्चर। इस वैज्ञानिक ने ये टीका और टीकाकरण शब्द दिया था। अब ये जो वैक्सीन वर्ड है ये बना है वैका से। किससे बना है, वैका से। और वैका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है काऊ, जिसका अर्थ क्या होता है, काऊ होता है। तो वैक्सीन एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है वैका। वैका का मतलब होता है काऊ। ठीक है, अब ये आपको बताना ये किस तरह से क्या हुआ था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक है। इसको प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक कौन है। प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था और एक बालक को लगाया था जिसका नाम था जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स नामक बालक को इसने सबसे पहले चेचक का टीका लगाया था। तो चेचक का टीका किस वैज्ञानिक ने बनाया था, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और ये किस बालक को लगाया था, जेम्स फिप्स। और जो वास्तविक टीका है, जो प्रथम वास्तविक टीका है, उसका उत्पादन किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने सबसे प्रथम वास्तविक टीका बनाया था और इसने जो टीका बनाया था उसका नाम था रेबीज का टीका। रेबीज का टीका जो पहला टीका वास्तविक टीका बना था रेबीज का। आजकल तो आपने देखा होगा डीपीटी का टीका भी आ चुका 1920 के बाद में, बीसीजी का टीका भी आ चुका है और अब कोरोना का टीका भी आ चुका है। तो कई तरह के टीके आ चुके हैं। एक्चुअल में टीकाकरण में क्या होता है, टीकाकरण में ये प्रतिजन सब शरीर में आता है। जब प्रतिजन शरीर में आता है तो प्रतिरक्षा उसको क्या करती है, नष्ट करती है। जब प्रतिजन शरीर में आता है तो प्रतिरक्षा उसको नष्ट करती है। ये प्रतिजन को नष्ट करने के साथ ये प्रतिरक्षा स्मृति कोशिका के रूप में संचित हो जाती है। स्मृति कोशिका के रूप में मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के रूप में संचित हो जाती है। स्मृति कोशिका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के रूप में संचित हो जाती हैं। और ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये दोनों हानिकारक रोगजनक है, उनकी पहचान करते हैं और उनको नष्ट करते हैं। अगर कुछ ऐसे वैक्सीन भी आ चुके हैं जो क्या करते हैं, आपको तुरंत रिलीफ देते हैं।
जैसे कि अपन कहते हैं टिटनेस का टीका। टिटनेस का टीका एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को तुरंत जब आवश्यकता होती है तो इसमें प्रतिरक्षी होते हैं, वो तुरंत जाके क्या करते हैं, प्रतिजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह से एक एंटी वेनम का टीका आ चुका है, ये क्या करता है, प्रतिरक्षा है उसको, जो प्रतिजन है उसको नष्ट करने का काम करता है। प्रतिजन कौन है, विष है। कौन है, विष है। तो आपसे पूछा गया वैक्सीनेशन क्या है, सबसे पहले आप बताओ कि टीका होता क्या है। टीके में दुर्बल जीव होते हैं, मर्त जीव होते हैं या उनके विषैले पदार्थ होते हैं और ये प्रतिजन होते हैं जो शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। ये जैसे प्रवेश करवाया जाता है इसको कहा जाता है टीकाकरण। अब वैक्सीनेशन वर्ड है, उस वैक्सीनेशन और वैक्सीन वर्ड किस वैज्ञानिक ने दिया था, लुई पास्चर ने। वैक्सीन वर्ड है वो वैका से बना है, वैका का अर्थ है काऊ। अब ये अपन कहते हैं कि एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक बीमारी है जिसका नाम है काउपॉक्स, जिसको अपन कहते हैं चेचक, उसका टीका किसको लगाया था, जेम्स फिप्स नामक बालक को लगाया था। प्रतिरक्षण विज्ञान का जनक कौन है, एडवर्ड जेनर है। प्रथम वास्तविक टीके का निर्माण किया था लुई पास्चर ने, रेबीज का टीका बनाया था। अब अपन कहते हैं डीपीटी का टीका है, ये 3 बीमारियों में काम आता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस, 3 बीमारियों में काम आता है। और जो बीसीजी का टीका है वो आपको बताना है तपेदिक बीमारी जिसको टीबी बीमारी कहते हैं उसमें काम आता है। अब जब प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है, वो प्रतिरक्षा उसको क्या करती है कि नष्ट कर देती है और स्मृति कोशिका के रूप में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के रूप में वो क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। जब दोबारा वही प्रतिरक्षण आता है तो प्रतिरक्षा क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है और शरीर में क्या करती है, एक तरह से सुरक्षा का काम करती है। अब ये प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या है, जब पहली बार प्रतिजन आता है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा क्या बनती है, दुर्बल बनती है और ये स्मृति के रूप में संचित हो जाती है। दोबारा वही प्रतिजन जब प्रवेश करता है तो इस बार मजबूत प्रतिरक्षा बनती है, वो मजबूत प्रतिरक्षा उस प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट कर देती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टीकों के प्रकार। अपन टीकाकरण पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या, टीकाकरण क्या है। आज के टाइम में ये सबसे बड़ी ज्वलन समस्या आ चुकी है, एक महामारी पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर फैल चुकी है जिसका नाम है कोरोना वायरस। उसका भी टीका बन चुका है। तो टीके के अंदर क्या होता है, उसके अंदर रोगजनक होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और फिर शरीर उनके खिलाफ क्रिया करता है और उस हानिकारक रोगजनक को वो नष्ट कर देता है। आप क्या करते हो, आपको बॉक्सिंग मैदान में उतारा, आप पहले प्रैक्टिस करके जाते हो तब तो आप सामने वाले को हरा देते हो, वरना क्या होता है कि अपन हार के आ जाते हैं। वही टीकाकरण है। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, रोगजनक को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब जो कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस के दुर्लभ जो दुर्बल है, म्यूटेंट है, उनको शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। शरीर क्या करता है, उनको मारता है और फिर प्रतिरक्षा के रूप में क्या होता है, वो स्थापित हो जाता है और स्थापित हो जाता है। फिर दोबारा वही हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, मान लो किसी कोरोना हो रखा है, वो उससे कोरोना अपने शरीर में जाता है तो अपने शरीर में प्रतिरक्षी मौजूद है, वो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते। अब समस्या ये आ रही है कि ये कोरोना वायरस है, इसका टीका बना लिया गया है, लेकिन ये कोरोना वायरस की कई प्रजातियां होती है, म्यूटेंट है ये अपना आकार बदलता रहता है। तो ये टीका है वो काफी प्रभावी है और इस रोग को रोक रहा है, लेकिन इसकी अलग अलग जातियों के खिलाफ अलग अलग स्ट्रेन होने के कारण क्या होता है, ये अपना आकार बदल रहा है और इसमें जो संरचना वो भी बदल रही है। तो अपन कह रहे हैं कि ये म्यूटेंट होता है। ये म्यूटेंट एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ है, वो अपना क्या कर रहा है, अंदर परिवर्तन कर रहा है, जिसके कारण इसका आकार भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अपन इसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेन फर्स्ट, स्ट्रेन सेकेंड, स्ट्रेन थर्ड। कई स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो ज्यादा घातक होते हैं, कई स्ट्रेन ऐसे होते हैं जो कम घातक होते हैं। अब पता नहीं कौन सा कोरोना वायरस का स्ट्रेन होता है वो अपने शरीर में आएगा और अपने शरीर को रोगग्रस्त करेगा, लेकिन हमारे शरीर में रोगग्रस्त है तो हमने क्या कर लिया, टीकाकरण करवा लिया है। टीकाकरण का ये बेनिफिट है कि ये हमारे शरीर में रोगजनक प्रवेश करवाए जाते हैं
और प्रवेश करवाए जाते हैं, तो हमने हमारे शरीर ने क्या किया है, इनके खिलाफ प्रतिरक्षा बनाई है। ये प्रतिरक्षा इस रोगजनक को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। दोबारा ये कभी रोगजनक आता है तो उसको तुरंत पहचान कर ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। अब टीकों के कई प्रकार हैं, उसमें सबसे पहले हैं दुर्बल या तनुकृत टीके, दुर्बल या तनुकृत टीके। दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं मर्तप्राय टीके, मर्तप्राय टीके। तीसरे होते हैं अभिशाप टीके। चौथे होते हैं सयुग्मी टीके। और पांचवे होते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी टीके, अनुवांशिक अभियांत्रिकी टीके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी टीके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टीके हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टीके होते हैं, इनका उपयोग उत्पादन वर्त स्तर पर किया जाता है, बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अपन क्या करते हैं कि ये जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसका हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसका टीका बना लिया गया। हेपेटाइटिस बी रोग है जिसको अपन यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी विष रोग कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी वायरस से एक रोग होता है, उसका टीका बनाया। कैसे बनाया कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका रोगजनक है, इस रोगजनक का अनुवांशिक पदार्थ लिया और हिस्ट कोशिका और जीवाणु कोशिका में डाल दिया। फिर हिस्ट कोशिका और जीवाणु कोशिका ने एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया है। इस पॉलीपेप्टाइड को अपन ने क्या कर दिया है, टीके के रूप में बाजार में बेच दिया। अब अपने शरीर में क्या किया जाता है, पॉलीपेप्टाइड प्रवेश करवाया जाता है, पॉलीपेप्टाइड को नष्ट किया जाता है और नष्ट करके अपन क्या करते हैं, प्रतिरक्षा अर्जित कर लेते हैं। तो सवाल सीधा सा पुटअप होता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी टीके हैं वो कौन सी बीमारी के लिए बनाए गए हैं? यकृत शोथ बी बीमारी है उसके लिए बनाए गए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए होता है वो नॉर्मल अपन कहते हैं जॉन्डिस बीमारी है, पीलिया बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक बीमारी है, उसका कारण हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसके रोगजनक को अपन ने जीवाणु और हिस्ट कोशिका में इसका अनुवांशिक पदार्थ डाला और ये पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया है। ये इस तरह से बहुत ही औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जा चुका है। सयुग्मी टीके होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके टीके बनाए गए। अपने पास में ये क्या है, ये विषाणु है। इस विषाणु के चारों तरफ जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अपन ने क्या कर दिया है, वाहक प्रोटीन के साथ जोड़ दिया। इस प्रोटीन को वाहक प्रोटीन के साथ जोड़ दिया और फिर शरीर में प्रवेश करवाया है, तो इसको कहा सयुग्मी टीका। अभिशाप टीका में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो जीवाणु है, विषाणु है, उनके द्वारा कुछ जीवाणु और विषाणु होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन वे ऐसा रासायन उत्पन्न करते हैं, वे ऐसे रासायन उत्पन्न करते हैं, वो रासायन क्या करते हैं, अपने शरीर में हानि प्रभाव बहुत ज्यादा हानि देते हैं। जैसे टिटनस कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनिस जीवाणु से होता है, लेकिन कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनिस जीवाणु हानिकारक नहीं है, उससे एक न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल निकलता है, वो हमारे शरीर को रोग उत्पन्न करता है। अपन ने क्या किया, उस न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल को ले लिया और उस न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल को अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से उसका विषैला प्रभाव है उसको समाप्त कर दिया, या अपन ने क्या कर दिया, जो उसका विषैला प्रभाव था उसको कम कर दिया और फिर शरीर के अंदर उसको प्रवेश करवाया। तो वो क्या है, अभिशाप टीके हैं। अभिशाप टीके का मतलब है कि जीव होता है, उस जीव से जो आपने टीका बनाया है वो जीव हानिकारक नहीं है। जैसे ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है जिससे टिटनस होता है। ये जीवाणु होता है, ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, ठीक है। ये अपन कहते हैं टेट्रासाइक्लोस्पोरिन उत्पन्न करता है जो काफी विषैला होता है। अपन ने उसको उपयोग में लिया और अपन ने क्या कर दिया, उसको उसका प्रभाव उसको समाप्त किया, फिर शरीर के अंदर प्रवेश करवाया। अब मर्तप्राय टीके का मतलब ऐसा होता है जिसमें किसी जीव के मर्त जीव होता है उसको मर्त अवस्था में प्रवेश करवाया जाता है। जीव होता है जो रोगजनक है उसको मर्त अवस्था में शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। जैसे अपन कहते हैं बहुत सारे डिप्थीरिया है और जैसे अपन कहते हैं निमोनिया है, उनके जो टीके बनाए गए हैं, डिप्थीरिया होता है, कुकर खांसी होते हैं, इनके जो टीके बनाए गए हैं उसमें सब में मर्त जीव होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करवाया जाता है और प्रतिरक्षा उनको नष्ट करती हैं। अब दुर्बल या तनुकृत टीकों में क्या किया जाता है, इसमें जो जीवाणु या विषाणु होता है, उस जीवाणु या विषाणु की विशेषता होती है कि उसकी प्रतिकृति की क्षमता खत्म हो जाती है,
उसकी प्रतिकृति की क्षमता खत्म हो जाती है, ऐसे जीवाणु को अपन प्रवेश करवाते हैं, विषाणु को प्रवेश करवाते हैं। जैसे अपन ने ये जीवाणु लिया, मान लो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस को आपने लिया और आपने क्या किया, ये ऊतकों का समूह है, इसके ऊपर इसको डाल दिया, ये लगातार विभाजित हुआ, कुछ समय बाद में इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई, या मुर्गी का जो भ्रूण है उसमें डाला, ये पोलियो वायरस कुछ समय तक विभाजित होता है, फिर इसमें प्रतिकृति का गुण खत्म हो जाता है। ऐसे वायरस को लेकर अपन शरीर में प्रवेश करवाते हैं, ऐसे टीकों को कहा जाता है दुर्बल टीके। दुर्बल टीके का मतलब ऐसा है कि आपने हानिकारक रोगजनक है उसको मर्तप्राय अवस्था की जगह आपने उसमें प्रतिकृति का गुण खत्म हो रहा है उस अवस्था में लिया है, तो अपन उसको कहते हैं दुर्बल टीके। और मर्तप्राय टीके का मतलब उसमें आपने क्या किया है, ऐसे जीव को लिया है जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, अगर मान लो वो सक्रिय अवस्था में होगा तो रोग उत्पन्न कर देगा, अपन उस जीव को लेंगे, उसको गर्म कर देंगे या उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन मिलाएंगे जिसके कारण वो मर्तप्राय हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको टीकों के रूप में बाजार में बेचा जाएगा। तो एक्चुअल में टीकाकरण क्या है, टीकाकरण में ये 5 तरह के टीके हो गए। 5 तरह के टीकों के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और आपको टीकों के प्रकार याद रखने हैं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी से कौन सा टीका बनाया गया है, हेपेटाइटिस बी वायरस का टीका बनाया गया है। सहयोगी प्रोटीन से कौन सा टीका बनाया गया है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से कौन सा टीका बनाया गया है, इन्फ्लुएंजा टीका बनाया गया है। इसी तरह से आविषाक टीका होता है, उसमें क्या किया जाता है कि अपन उसके रसायन डालते हैं शरीर के अंदर, जिनको विषैला प्रभाव है उनके विषैले प्रभाव को कम डाल करके टॉक्सिक मैटेरियल शरीर में डालते हैं। इसमें जो जीव है उसको मर्तप्राय अवस्था में किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है जिससे वो मर जाता है, फिर उसको डाला जाता है शरीर में। इसमें जीव में प्रतिकृति का गुण समाप्त हो जाता है, फिर उसके पश्चात शरीर में डाला जाता है। तो इस तरह से ये टीकाकरण हो गया पूरा। तो आज के टाइम में बच्चों आप घर पे रहें, सेफ रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोरोना को हराना है और हमें आगे बढ़ना है, यही हमारा नारा है। बच्चों आज आपको एक छोटा सा टॉपिक है स्व प्रतिरक्षण रोग, ऑटो इम्यून डिजीज, उसका अध्ययन करेंगे। ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन आता है स्व प्रतिरक्षण रोग क्या है, स्व प्रतिरक्षण रोग क्या है, इसके उदाहरण लिखो। स्व प्रतिरक्षण रोग, स्व प्रतिरक्षण रोग, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ये क्या होती है, ऐसी बीमारियां होती है, कुछ बीमारियां होती है जिसके अंदर शरीर का रक्षक ही भक्षक बन जाता है, यानी शरीर की प्रतिरक्षा का काम है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा ने क्या कर दिया, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना शुरू करने की बजाय शरीर के अंगों को ही खाना शुरू कर दिया। तो अपन कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी जो प्रतिरक्षा होती है वो प्रतिरक्षा क्या करती है, विजातीय अणुओं को पहचान नहीं कर पाती है, विजातीय अणु होते हैं उनकी पहचान नहीं कर पाती हैं, विजातीय अणुओं में विभेद नहीं कर पाती है, बाहर से कौन सा अणु आया है उसकी पहचान नहीं कर पाती हैं, और स्वयं के अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। जो शरीर के स्वयं के अंग होते हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देती हैं, उसको कहा जाता है स्व प्रतिरक्षण रोग। स्व प्रतिरक्षण रोग का मतलब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा शरीर के अंगों और ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर दे, शरीर के अंगों और ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, शरीर के अंगों और ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, तो उसे कहा जाता है स्व प्रतिरक्षण रोग। अब इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले है हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो बीमारी। हाशीमोटो बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसको अपन थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं, इसको थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे व्यक्ति के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, व्यक्ति क्या करता है, दवाई लेता है। वो दवाई क्या है, प्रतिजन है, क्या है, प्रतिजन है। उसके खिलाफ शरीर में क्या बनती है, प्रतिरक्षा। वो प्रतिरक्षा क्या करती है, इस प्रतिजन को नष्ट करती है
साथ ही वो थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देती हैं, साथ ही उसके द्वारा थायराइड ग्रंथि है उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। तो ये थायराइड की आत्महत्या बीमारी हो गई। एक स्व प्रतिरक्षण रोग है, यानी कि इसके कई कारण माने जाते हैं। अनुवांशिक कारण हो सकते हैं इसके, या अपन कह सकते हैं वातावरणीय कारण हो सकते हैं, या इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई कारण अभी तक तो ज्ञात नहीं है कि भाई ये आखिर बीमारी क्यों होती है स्व प्रतिरक्षण। ये बीमारी काफी लंबी अवधि तक चलती है, इसकी विशेषता होती है लंबी अवधि तक चलती है और ये गंभीर होती है, ये गंभीर होती है, लंबी अवधि तक चलती है और काफी गंभीर बीमारी है स्व प्रतिरक्षण रोग। इस स्व प्रतिरक्षण रोग की विशेषता है कि प्रतिरक्षा शरीर की सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन प्रतिरक्षा ने क्या किया, प्रतिरक्षा अपने और पराये में अंतर नहीं कर पाई, कौन अपना है कौन पराया है, विजातीय अणुओं को पहचान नहीं पाई। उसने शरीर के अंगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, उसने शरीर के किसी अंग को टारगेट कर लिया और अंग को टारगेट करके उसने नष्ट कर दिया उस अंग को। तो अपन कहते हैं दिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या किया जाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा होती है वही शरीर के स्वयं के अंगों को नष्ट कर देती है। अब एक बीमारी है जिसका भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्वयं की प्रतिरक्षा क्या करती है, स्वयं के अंग है उनको नष्ट करती है। इसमें कोलेजन तंतुओं को नष्ट किया जाता है, इसमें स्वयं की प्रतिरक्षा कोलेजन तंतुओं को नष्ट कर देती है और ये बीमारी हो जाती है जिसको सामान्य भाषा में संधिशोथ के नाम से जानते हैं। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं संधिशोथ। तो संधिशोथ बीमारी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा शरीर के अंगों को नष्ट करती है, तो इसको कहा जाता है स्व प्रतिरक्षण रोग। अब सवाल पूछा आपसे कुछ भी, 1 नंबर का सवाल आ गया कि स्व प्रतिरक्षण रोग के उदाहरण लिखो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो स्व प्रतिरक्षण रोग है। हाशिमोटो एक ऐसी बीमारी है जो स्व प्रतिरक्षण रोग है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा क्या करती है, शरीर के अंगों को नष्ट कर देती है, तो इसको अपन कहते हैं स्व प्रतिरक्षण रोग। कारण क्या है, अनुवांशिक कारण है, वातावरणीय कारण है, अन्य कारण है। रियल बात पूछे तो आज तक इसका कारण पता नहीं चला है कि आखिर अंतर क्यों नहीं कर पा रही है प्रतिरक्षा। आपको कहा भाई इसकी सुरक्षा करनी है, आपने क्या किया, उसकी सुरक्षा करने के साथ ही ऐसे वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि ये क्या होता है, एक राजा एक मूर्ख को अपना नौकर रख लेता है। जैसे उसके सर पे क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, यहाँ गर्दन पे एक मक्खी बैठती है, वो तलवार से क्या करता है, उस मक्खी को मारने की कोशिश करता है और वो राजा की गर्दन को अलग कर देता है। ये कहानी सबने सुनी होगी। तो ऐसे ही ये प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा अपने और पराये में अंतर नहीं कर पाती है और ये तुरंत शरीर के अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। तो प्रतिरक्षा ने काम था सुरक्षा, लेकिन उसने शरीर के अंगों को नष्ट कर दिया। 2 बीमारियां, हाशिमोटो बीमारी, थायराइड की आत्महत्या, ये छोटे छोटे सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव। हाशिमोटो डिजीज क्या है, इसको थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। जब थायरॉक्सिन की कमी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई लेता है तो प्रतिरक्षा उस दवाई को क्या करती है, प्रतिजन की तरह मानती है। अब दवाई कहाँ चली गई, थायराइड ग्रंथि में चली गई, प्रतिरक्षा पीछे पीछे जाएगी और जाकर उस प्रतिजन को नष्ट करेगी, प्रतिजन के साथ में थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। तो कहा जाता है थायराइड की आत्महत्या। एक औरत है, उसके यहाँ हाथ पैर में गठियाबादी बीमारी हुई, उसके कोलेजन तंतुओं में क्या हुआ, सूजन आई, उसने भी दवाई ली, लेकिन उस दवाई को पहचान नहीं पाया प्रतिरक्षा, और उसने क्या कर दिया, प्रतिरक्षा ने उस कोलेजन तंतुओं को जाकर नष्ट कर दिया। तो ये क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज है जिसको संधिशोथ कहते हैं। ये भी एक स्व प्रतिरक्षण रोग है। ठीक है, मैंने इसका इंग्लिश मीडियम का वीडियो बना रखा है, ऑटो इम्यून डिजीज का, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्व प्रतिरक्षण रोग क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको जो भी समझ में नहीं आता आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप मुझे बोलोगे तब पता चलेगा कि आपने सामने सर ये वीडियो देखा है और हमें ये वीडियो चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, सर मुझे ये वीडियो चाहिए, इस चीज़ के नोट्स चाहिए। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैं आपको वीडियो भी बनाकर दूंगा। आप लोग बोलो तो सही कि आपको ये जरूरत है। आप अपनी बायोलॉजी स्ट्रांग करो और मेरी तरफ से जो भी मदद होगी मैं ज़रूर करूँगा। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगला वीडियो कौन सा है, और मुझे भी सब्सक्राइब मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं
और सर का वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।